आज हम हमारे मौलिक अधिकारों में आगे 6 मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार पे हमारी बात हुई। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे को बताना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ओके, तो हमने मौलिक अधिकारों पे बात की, जिसमें पहला समानता का अधिकार 14 से 18 पे हमारी बात हो चुकी थी। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो हमने अनुच्छेद 12 के बारे में बात की, अनुच्छेद 13 के बारे में भी हमारी बात हो गई। बाकी इसमें है ही नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में बात। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, उसके ऊपर। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है, जिसमें कि इस अधिकारों को मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की एक प्रकार से आत्मा भी कहा गया है। इसमें आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता। नंबर 2, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। नंबर 3, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। स्क्रीन पे आ रहा है क्या? ओके। नंबर 4, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। नंबर 5, रहने या कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता। और 6, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन 6 स्वतंत्रताओं के ऊपर मतलब अनलिमिटेड स्वतंत्रताएं नहीं है ये, इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे कि 19 में भाषण व लिखने की स्वतंत्रता या अपने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसमें हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लिख कर भी और बोल कर भी। लेकिन हम इस प्रकार से कोई भी विचार प्रकट नहीं कर सकते जिसके आधार पर हम किसी का अपमान करते हों, नैतिकता के विरुद्ध हो या राज्य की सुरक्षा को जहाँ चुनौती मिलती हो, उस प्रकार के हम विचार लिखित रूप से या बोल करके प्रकट नहीं कर सकते। उस आधार पर इसको सीमित किया गया है। दूसरा है शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी एक स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के अपनी मांग रखने के लिए, धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में जो दूसरी स्वतंत्रता वो दी गई है। लेकिन हम इकट्ठे जब होते हैं तो हम ऐसे किसी भी उद्देश्य को लेकर के एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते जिस उद्देश्य के तहत हमारे देश में शांति व्यवस्था को चुनौती मिलती हो, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती मिलती हो। और अगर उस आधार पर, अगर उस प्रकार के उद्देश्य के आधार पर अगर हम इकट्ठे होते हैं तो आर्टिकल 144 के आधार पर धारा 144 लागू की जा सकती है, जिसमें कर्फ्यू आदि लगाया जा सकता है। उसके बाद तीसरी जो स्वतंत्रता है, संगठन अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसे कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, स्टूडेंट यूनियन है, विद्यार्थी यूनियन है। इस प्रकार से भारत के प्रत्येक व्यक्ति, आवाज़ आपके नेटवर्क दिक्कत होगी कोई, उस वजह से कट रही होगी। अच्छा, मैं नेटवर्क तो ठीक चल रहा है यार। चलो मैं ना एक काम कर रहा हूँ जी, ये जो अब क्लास लगा रहे हैं ना, इसको मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं मान लो
इसको मान लो मैं उस पे अपलोड करके ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी स्वतंत्रता है, मतलब हम भारत के लोगों को अपनी मर्जी से कोई भी संगठन बनाने का, समुदाय बनाने का, पार्टी बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो भी हम संघ या समुदाय बनाते हैं वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे देश की सुरक्षा को चुनौती होती हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता हो। और अगर ऐसा हो तो उस प्रकार के यूनियन, संघ या समुदाय के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक यूनियन, स्टूडेंट यूनियन थी जिसका नाम था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स फॉर इंडिया। तो उसकी गतिविधियों को जब सरकार ने ट्रेस किया तो उसमें ये पाया गया कि वो जो स्टूडेंट यूनियन है उसने कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों में मतलब उसको पाया गया, तो इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो भी हमारे यूनियंस हैं, जो भी संघ या समुदाय हम बनाते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां दिखाई दें या भारत विरोधी गतिविधियां शामिल हों। ये स्क्रीन रचना, आप स्क्रीन जो प्रेजेंट कर रहे हो इसको स्टॉप करो बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, भारत के किसी भी भाग में रहने की या निवास करने की स्वतंत्रता। इसके आधार पर यह है कि भारत के हम निवासी होते हुए भारत में कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी से रहने के लिए, निवास करने के लिए, आने जाने के लिए किसी से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ स्थानों पर हमारे जाने के बारे में कुछ सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कि ये जो अनुसूचित जात मतलब जनजातियाँ हैं, उनके जो कबीले हैं वहाँ पे हम नहीं जा सकते, उनकी शांति और सुरक्षा को हम भंग नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमारी जो अगली स्वतंत्रता है वो है व्यापार करने की, कोई भी व्यवसाय और पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार का काम करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, और किसी के साथ अपनी मर्जी से किसी भी पेशे को अपनाने के लिए भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन कुछ व्यवसाय, कुछ पेशा ऐसा है जिसके लिए कुछ शर्तें लगाई जा सकती है। जैसे कि वकालत अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए वकील की डिग्री अनिवार्य की जा सकती है। डॉक्टर अगर कोई बनना चाहता है तो डॉक्टर की डिग्री अनिवार्य की जा सकती है। इसी प्रकार से मतलब अपने जो पेशा है उस पेशे से संबंधित कुछ शर्त लगाई जा सकती है। तो इसलिए आर्टिकल 19 के तहत ये जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं को अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 352 के अनुसार, तो इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो सकती है। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसके संबंध में उसके अधिकार को लेकर के ये आर्टिकल 20 दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जिस समय तक उस व्यक्ति ने अपने अपराध के समय उससे जुड़े हुए किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, और कोई भी व्यक्ति जो है उसे किसी भी एक प्रकार के अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। किसी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है। और जो नेक्स्ट बात है कि किसी को भी अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी को भी अपने खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 की मुख्य बात कि किसी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और कानून के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, बिना कानून के उसको किसी भी अपराध के कारण दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो ये जो अधिकार है ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये काफ़ी विस्तृत और वाइड बहुत मतलब अधिकार। इस अधिकार के अंदर अपने आप में कई सारे अन्य अधिकार जुड़े हुए हैं। विभिन्न अलग अलग समय पर न्यायालय ने व्याख्या करते हुए अलग अलग अधिकारों को इसके साथ जोड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार को जो मान्यता दी गई है, उसके जीवन के अधिकार को किसी भी रूप में नहीं समाप्त किया जा सकता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ के। यानी कि कानून के अनुसार अगर कोई अपराधी होता है, कानून के अनुसार किसी को मतलब मृत्युदंड दिया जा सकता है, मृत्यु की सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन उसके अलावा किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो मतलब सरकार हो या कोई भी किसी भी प्रकार का पावरफुल आदमी हो, वो किसी दूसरे के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। ये जो अधिकार है ये काफ़ी विस्तृत है। इस अधिकार के अंदर मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने के अधिकार के साथ साथ गरिमा के साथ जीना, डिग्निटी के साथ जीना, ये अधिकार भी साथ में जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले, साफ पानी मिले, ये अधिकार भी इसी का एक हिस्सा है। व्यक्ति को रहने के लिए मकान है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पर्यावरण है, ये सारे के सारे अधिकार जो हैं, आवास का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, निजता का अधिकार है, शुद्ध पानी का अधिकार है, मकान का अधिकार है, शुद्ध हवा होनी चाहिए, ये सारे के सारे अधिकार इस अधिकार का एक भाग है, इस अधिकार का एक पार्ट है, हिस्सा है। और इन अधिकारों की व्याख्या न्यायालय दो प्रकार से कर सकता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी। एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि अमेरिका फॉलो करता है, इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ साथ वो उचित भी होना चाहिए। और दूसरा जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो जापान में फॉलो किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि जो भी कानून है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, उचित हो या ना हो ये नहीं देखा जाता। तो भारत में जो जापान वाला तरीका है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ज़्यादातर वो तरीका फॉलो किया जाता है व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद आर्टिकल 21 में ही एक नया अधिकार जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A। कब? 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में। 21A में क्या किया गया कि ये अधिकार वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश और रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि प्रत्येक 6 से लेकर के 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई कि 6 से 14 साल के बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा मिले। और इसी के लिए हमारे यहाँ जितने भी सरकार, इसी कारण से जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं प्राइमरी स्तर तक के, उन सब में फ्री शिक्षा दी जाती है, किसी भी प्रकार की फीस वगैरह नहीं लगती। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है अधिकार वो है बंदीकरण की अवस्था में अधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा उसे किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार, ये जो अधिकार है ये किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त होता है।
और इसमें ये है कि एक पहला ये कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कि उसने क्या अपराध किया है, किस अपराध की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब ये जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में यात्रा के समय जो टाइम लगता है वो टाइम काउंट नहीं किया जाता। वो क्यों? क्योंकि मान लो किसी को अमेरिका में गिरफ्तार किया, अमेरिका से भारत आने में ही 22 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए जो यात्रा के समय जो टाइम लगता है उसको काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, बिना जज की अनुमति के जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जेल में बंदी बना करके नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ ही उसे जेल में बंदी बना करके रखा जा सकता है। और जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है उसे कानूनी सलाह लेने का अधिकार या अपने वकील से बात करने का अधिकार, अपने बचाव के लिए वकील लेने का अधिकार है। वकील को बुला सकता है, वकील से वो बात कर सकता है। ये जो अधिकार है ये दो प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होते। किस पर? एक वो जो दुश्मन देश के लोग हैं और दूसरे वो जिनको प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एक्ट के तहत, निवारक नज़रबंदी कानून के तहत जिनको बंदी बनाया गया है। अब ये निवारक नज़रबंदी कानून क्या है ये मेन मुख्य बता देता हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। निवारक नज़रबंदी कानून वो है जिसके तहत मान लो कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये शक हो कि वो कोई अपराध करने वाला है या वो कोई प्लान या योजना बना रहा है किसी अपराध को अंजाम देने की, तो उस व्यक्ति को वो अपराध करने से रोकने के लिए, उस व्यक्ति को वो मतलब देश विरोधी या किसी भी प्रकार का आपराधिक काम करने से रोकने के लिए इस कानून के तहत बंदी बनाया जाता है। आमतौर पर ये जो निवारक नज़रबंदी कानून है ये आपातकाल और इमरजेंसी के समय लागू होता है, लेकिन भारत में ये हर समय लागू रहता है। और अब इस कानून के बारे में कई सारी मतलब कि वाद विवाद रहे, काफ़ी सारा वाद विवाद हुआ जिसके बारे में हम बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि एक 2000 न्यायालय का एक निर्णय आया था, डिसीजन आया था। उस डिसीजन के तहत ये कहा गया कि जो व्यक्तियों के जो निजता के अधिकार की बात है उसमें बात आई कि किसी भी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं को लेकर के कि एक तो टेलीफोन टैपिंग है कि किसी भी व्यक्ति का जो टेलीफोन टैपिंग, सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन को टैप नहीं कर सकती और वो उस समय तक नहीं कर सकती जब तक बहुत ज़रूरी ना हो या सार्वजनिक सुरक्षा या सरकारी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक ना हो। और दूसरा, न्यायालय ने ये भी डिसीजन दिया 1997 में कि जो हड़ताल या बंद वगैरह होते हैं तो किसी के द्वारा इस मतलब बंद को, हड़ताल को सही ठहराया गया, लेकिन बंद करना जैसे भारत बंद, हरियाणा बंद, इस प्रकार के जो बंद किए जाते हैं, जबरदस्ती धक्के से अगर कोई बंद करवाया जाएगा तो उसको गैर कानूनी ठहराया गया है। और इस तरह से अगर कोई बंद करवाता है जबरदस्ती, जिससे जनजीवन ठप हो जाता है, सारी काम रुक जाते हैं, इस प्रकार के बंद को गैर कानूनी ठहराया गया है और इस प्रकार का बंद करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था हमारा एक प्रकार से 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है, हाँ जी, एक मिनट, रुको। चलो एक बार आज क्लास का हम इतना ही करते हैं। अब जो आपकी क्वेरी है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो भी आज हमने क्लास लगाई है उसका मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो उसका जो भी वीडियो है वो भी आपको ग्रुप में शेयर